हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर। आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीबीएस क्लास में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा छेद। और इस चैप्टर के हम लोग जितने भी न्यूमेरिकल हैं उसको हम क्या करेंगे, एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने हमारा लेसन फर्स्ट के सारे टॉपिक को नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो पहले आप जाकर के लेसन फर्स्ट में जितने भी टॉपिक है उसको आप पढ़िए, जितने भी फॉर्मूले हैं उसको आप पढ़िए। ठीक है, क्योंकि उसको पढ़ने के बाद आपके सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, सारे फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, फिर आपको न्यूमेरिकल लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आपने हमारे लेसन फर्स्ट के सारे टॉपिक का वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट पर भौतिक विज्ञान क्लास 12 नहीं, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसी के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट पे लेसन फर्स्ट के सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल है, तो वहाँ जाके उस पर पढ़ाई कर लीजिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। देखिए न्यूमेरिकल पहला क्या है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन में पहला है कि वायु में स्थित एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, मैं आपको बता दूं यहाँ पे कह रहा है वायु में स्थित। तो जब भी वायु कहेगा या निर्वात कहेगा तो आप लोगे एप्सिलॉन 0, लेकिन जब वायु निर्वात ना कहे, कोई माध्यम कहेगा, तो आप सिर्फ और सिर्फ लोगे एप्सिलॉन। इसकी फिक्स वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं 8 × 85 × 10⁻12 होता है। ठीक है, चलिए छोड़िए उसको। वायु में स्थित एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, दूरी कितनी है? तो दूरी बराबर है 30 सेंटीमीटर। मैं आपको बता दूं कि इसमें देखिए सेंटीमीटर आया है, अभी फॉर्मूले में आएगा 1/4πε0। उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू मीटर में है, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग करते हैं, तो ये हो जाएगा 30/100, और करेंगे तो सेंटीमीटर मीटर में हो जाएगा। ये 0 से 0 कट जाएगा, और फिर आएगा R बराबर 3/10, और ये हो जाएगा मीटर। ठीक है, इसको आप ऐसे नोट कर लीजिए। ठीक, चलते हैं आगे देखते हैं। रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः इतना कूलाम तथा इतना कूलाम का आवेश है। यानी वायु में दो आवेश रखे गए हैं, एक आवेश की वैल्यू इतनी है, इट मीन्स जो Q1 की वैल्यू वो कितनी है? तो वो है 2 × 10⁻⁻7 कूलाम। ये Q1 की वैल्यू है। Q2 की वैल्यू क्या है? दूसरा आवेश जो Q2 है, तो Q2 बराबर दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻7 कूलाम। ठीक है, कह रहा है उनके बीच कितना बल लग रहा है, तो बल निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कूलाम का नियम है, बल का सूत्र क्या है? तो कूलाम ने एक फॉर्मूला दिया था दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का, 1/4πε0। ठीक है, और क्या था? Q1 Q2/R²। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है आपको, जितने भी वैल्यू दिए यहीं पे पुटअप करना है। पुटअप करने के बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। देखिए बल की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो गया वो F 1/4πε0, इसी को बोलते हैं K। ध्यान दीजिए, 1/4πε0 को बोलते हैं K, ये चीज़ नोट किए रहिएगा। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹, और क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, इंटू Q1 Q2। Q1 की वैल्यू क्या है? Q1 की वैल्यू नहीं, प्रति कूलाम स्क्वायर रहेगा, किलोग्राम स्क्वायर नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे Q1 की वैल्यू क्या दिया? ये दिया, इसको आप उतारिए, तो 2 × 10⁻⁻7, ये Q1 की वैल्यू थी। फिर गुणे Q2, तो गुणे Q2 है, Q2 की वैल्यू क्या है? 3 × 10⁻⁻7। ठीक है, तो ये Q2 हो गया। फिर क्या है? बटा R²। R की वैल्यू क्या है? 3/10, स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? 3/10 का स्क्वायर, तो नीचे है 3 × 3 = 9, और 10 का स्क्वायर करोगे तो वो ऊपर चला जाएगा, और ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है ना? तो चलते हैं आगे देख लेते हैं। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए 9 से 9 क्या हुआ? कट गया। कटा कि नहीं? बिल्कुल कट गया। F बराबर देखिए 2 और 2 × 3 है 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस पावर है 10 का, तो हम लोग जानते हैं अगर आधार सेम है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो -9 में जब 7 -7 जोड़ेंगे तो आएगा 2 आएगा, क्योंकि घट जाएगा, तो 2 आएगा। और 2 में -7 फिर जोड़ेंगे तो -5 आएगा, और -5 जब 2 में फिर जोड़ेंगे तो आएगा 3। इट मीन्स कह सकते हैं, देखो यहाँ पे प्लस है, तो 9 2 11 हो गया, 7 7 14 हो गए, क्योंकि नेगेटिव वाला जुड़ेगा, पॉजिटिव वाला भी जुड़ेगा। तो ये 11 है, ये 14 है,
और 11 से जब 14 जाएगा तो -3 आएगा, क्योंकि 14 वाला बड़ा है वो भी निगेटिव में है, ठीक है। तो 10 की पावर क्या हो जाएगा -3, ठीक। और बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो यहाँ पे न्यूटन हो जाएगा। इस तरह आ गया दोनों आवेशों के बीच बल, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन में पहला देख लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन में 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन में 2 क्या कह रहा है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में 2 कह रहा है कि -4 माइक्रोकुलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में इतना न्यूटन बल लगता है, दूसरे गोले पर इतना माइक्रोकुलाम का आवेश है। देखिए पहला गोला इतने कुलाम के किसी छोटे गोले पर, तो एक गोले पे इतना आवेश है, यानी Q1 की वैल्यू क्या है, इतना आवेश, तो 0.4 माइक्रोकुलाम है। ध्यान दो यहाँ पे माइक्रोकुलाम है ना, तो 0.4। देखिए माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6 होता है। देखिए माइक्रो अगर कहीं भी आएगा तो वहाँ पे आप 10 के पावर 6 लगाइएगा, इसको माइक्रो बोलते हैं। 10 के पावर -6 हो जाएगा, यहाँ पे कुलाम है तो यहाँ पे कुलाम हो जाएगा। तो दूसरा Q1 की वैल्यू हो गई। किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में, देखो वायु में है, ठीक है, तो यहाँ एप्सिलॉन 0 लोगे। इतने न्यूटन का बल लग रहा है, यानी F बराबर क्या है, तो यह बराबर है 0.2 न्यूटन, ठीक है। बल लगता है ये दूसरे गोले पर इतना माइक्रो कुलाम का आवेश, एक दूसरा गोला भी है तो उसका आवेश Q2 होगा। आवेश कितना है, 0.8 माइक्रो कुलाम, तो ये हो जाएगा 0.8। माइक्रो को बोलते हैं 10 के पावर -6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कुलाम, ओके। अब क्या कह रहा है, दो क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी होगी, तो दूरी निकालना है। तो हम लोग जानते हैं, फिर बल दिया है, दोनों आवेश दिया, दूरी निकालना है, तो फिर वही सूत्र लगेगा, सेम फार्मूला। 1 न्यूटन क्या, कुलाम ने क्या बताया, 1/4πε0, और Q1 Q2 बटा क्या R², ठीक है। देखो ये आपकी वैल्यू क्या दिया है, 0.2 न्यूटन, तो यहाँ पे लिखोगे 0.2 न्यूटन, ठीक है। इस पूरे की वैल्यू होती है 9 × 10 के पावर क्या 9, ठीक है। Q1 Q2, तो Q1 की वैल्यू दिया है इतना माने क्या 0.4 और 10 के पावर क्या -6, गुणे Q2 की वैल्यू ये दिया है, ये माने क्या 0.8 और 10 के पावर क्या -6, तो Q1 Q2 भी हो गया। और बटा R² है कि नहीं, तो R की वैल्यू क्या है, तो R की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि R² की वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए। अब मतलब R की वैल्यू निकालनी है, बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है। चलिए आगे ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या करते हैं ना, बहुत सिंपल है, इसको उठा के यहाँ कर देते हैं, इसको उठा के यहाँ कर देते हैं, बहुत सिंपल। या तो बटा 1 कर देते हैं, और बटा 1 करोगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसमें, और फिर वही बात आएगा जो मैं अभी करने जा रहा हूँ। तो अभी कर लेते हैं, इसको यहाँ पे भेज देंगे तो ये हो जाएगा R², और इसको भेज देंगे इसकी जगह पे, तो ये देखिए ऊपर क्या है 9 है, तो लिख देते हैं 9, ये है 0.4, तो लिख देते हैं 0.4, ये क्या है 0.8, तो लिखते हैं 0.8, ठीक। देखो यहाँ पे 9 है पॉजिटिव है, और माइनस से हो जाएगा -12, और 9 पॉजिटिव है, तो -12 में से 9 जाएगा तो आएगा 10 के पावर -3, ठीक है। बटा क्या, ये चीज़ नीचे आया था तो 0.2 नीचे आ जाएगा, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, चलते हैं आगे देखते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, ये देखिए एक दशमलव से एक दशमलव चला जाएगा, तो ऊपर यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 2, 2 करने में 2, और 2 दूना 1 कितना 4, यहाँ पे 2 बचा। तो ध्यान दीजिएगा R² बराबर 9 दूना 18, 9 दूना 18 और 18, तो 18 होता है 144, हो जाएगा 144। लेकिन एक अंक बाद दशमलव है, तो एक अंक बाद क्या हो जाएगा दशमलव, और यहाँ पे क्या है 10 के पावर -3, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे R² है कि नहीं, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये 144 है, यहाँ पे ये क्या है माइनस है, सॉरी पॉइंट है, तो पॉइंट को अगर आप हटाना चाहते हो तो बटा लिख सकते हो। पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक लिखोगे, यहाँ पे एक लिखने के बाद देखो पॉइंट के इधर कितने अंक है, एक अंक है, तो जैसे एक 0 करोगे ना ये पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, समझ में आ रहा है ना। तो R² ऊपर कितना हो जाएगा 144, और ये जो 10 के पावर 1 घात जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 10 के पावर -3 घात है, यहाँ 10 के पावर 1 घात है, ऊपर जाएगा तो -3 -1 4 हो जाएगा 10 के पावर -4, ठीक है। चलते हैं आगे देख लेते हैं। इसके बाद ध्यान दो, ये R² है, जब R ये स्क्वायर हटेगा तो ये पूरा रूट में हो जाएगा, रूट में 144 गुणे क्या 10 के पावर -4, ठीक है।
इसके बाद क्या होगा r, 144 का वर्गमूल 12 हो जाएगा, 10 के पावर -4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 10 के पावर -2, और मीटर दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, और ये आ गया दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो ये हो गया आंसर। अब इसी में एक क्वेश्चन और था, बी था, कह रहा है दूसरे गोले पर कितने, पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। तो पहले आप ये बताइए, मैं आपको जितना रुपया उधार दूंगा आप उतने रुपये तो मुझे लौटाओगे। अगर आप दीवार को मार रहे हो तो आपको जितना चोट लगेगा उतना दीवार को भी लगेगा, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे दो आवेश थे, एक आवेश Q1 था, एक आवेश Q2 था, Q1 और Q2। Q1 ने Q2 पर जितना बल लगाया Q2 भी क्या करेगा Q1 पर उतना ही बल लगाएगा, ठीक है। तो देखो इनके बीच लगने वाला बल ही 2 न्यूटन है, यानी ये इस पे 2 न्यूटन लगा रहा है, ये इस पे 2 न्यूटन लगा रहा है, ठीक है। तो कह रहा है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल रहेगा। तो चाहे पहला गोला दूसरे पे बल लगाए, चाहे दूसरा पहले पे बल लगाए, लेकिन लगने वाला बल जो होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ 0.2 न्यूटन। यही जो बल का मान दिया यही होगा, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन में दूसरा मतलब 1.2 में जो क्वेश्चन नंबर बी था ये भी हो गया, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1.3 पर और देखते हैं 1.3 क्या कह रहा है। बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए कह रहा है जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि इतना बीमाहीन है। बीमाहीन का मतलब होता है कि जिसके पास कोई बीमा ना हो, जिसके पास कोई मात्रक ना हो, उसको बोलते हैं बीमाहीन। तो आइए चेक करते हैं कि इसके पास कोई मात्रक है कि नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा ये क्या है, तो ये है ke² बटा GME और क्या MP। इसी को चेक करना है कि ये बीमाहीन है कि नहीं है, ठीक है। तो आइए चेक कर लेते हैं। देखो के माने वही मैंने पीछे बताया, के माने वही होता है, इसको बोलते हैं 1/4πε0, ठीक है। इस के का क्या मात्रक होता है तो हम लोग जानते हैं के का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर और बटा कूलाम स्क्वायर, ठीक है। और गुणे ई माने होता है इलेक्ट्रॉन का मात्रक भी कूलाम होता है, तो ई स्क्वायर है तो यहाँ पे कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, बटा इस जी का क्या मात्रक होता है तो हम लोग जानते हैं जी का मात्रक होता है क्या, वही न्यूटन मीटर स्क्वायर और बटा किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ यमई यमपी है, यमई माने ये भी किलोग्राम है, द्रव्यमान है ये भी द्रव्यमान है, तो किलोग्राम किलोग्राम क्या हो जाएगा किलोग्राम का स्क्वायर। देखो किलोग्राम स्क्वायर से किलोग्राम स्क्वायर गया, नहीं गया, बिल्कुल गया। कूलाम स्क्वायर से कूलाम स्क्वायर पे गया, ऊपर बचा केवल न्यूटन मीटर स्क्वायर, नीचे भी बचा केवल न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो इससे ये भी चला गया। और काटने पिटने पे एक आया, एक संख्या आई कि नहीं, क्या इसका कोई मात्रक है तो बिल्कुल कोई मात्रक नहीं हो। जब मात्रक नहीं होता है तो इसको बोलते हैं ये बीमाहीन है, ठीक है। तो एक चीज़ तो सिद्ध हो गया, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि इतना बीमाहीन है, तो बिल्कुल कह सकते हैं कि इसके पास कोई मात्रक नहीं है इस पूरे के पास, इसलिए ये क्या है बीमाहीन है, ठीक। अब क्या कह रहा है कि भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अगर ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड के एग्जाम में आता है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पर के की वैल्यू दी रहेगी, ई की वैल्यू दी रहेगी, जी की वैल्यू दी रहेगी, एम ई की वैल्यू दी रहेगी, एम पी की वैल्यू दी रहेगी, और बस इसी पर रख के हल कर देना, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जितने भी कॉन्स्टेंट या जितने भी चीज़ें दी हैं मैं सबकी वैल्यू यहाँ नीचे लिखा हूँ, परीक्षा में तो दिया ही रहेगा, ठीक है, लेकिन ये किताब में नहीं दिया है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। के की वैल्यू, के को बोलते हैं 1/4πε0, इसकी वैल्यू इतनी होती है, के स्थान पर रख दीजिएगा। ई की वैल्यू हम लोग जानते हैं, ई की वैल्यू होती है क्या 1.6 10 के पावर -19, तो यहाँ पे रख दीजिएगा, वर्क कर दीजिएगा। जी की वैल्यू भी हम लोग जानते हैं इतना होता है, ठीक है। यमी माने क्या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10 के पावर -13 किलोग्राम होता है, तो इसको रख दीजिएगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान ये होता है, ठीक है। तो सारी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे पुटअप कीजिएगा, पुटअप करने के बाद हल कीजिएगा, उसे आंसर हल अगर आप सही से हल कर पाएंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बताओगे कि सर इसका आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फिर मैं इसको सॉल्व करके एक छोटा सा वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह तो क्वेश्चन में 3 भी हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन में 4 की। देखिए क्वेश्चन में 4 एकदम बकवास है, क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। कह रहा है किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस कथन से क्या तात्पर्य है। बहुत सिंपल है, यहाँ पे क्वांटीकृत का परिभाषा बता देना है बस। तो क्वांटीकृत माने क्या होता है तो हम लोग जानते हैं जो आवेश होता है, आवेश
वो एक छोटे से आवेश से मिलकर बना होता है, इसको बोलते हैं ई, इसी को मूल आवेश बोलते हैं। अब इसी ई से अगर 2E बना है, इसी से 3E बना है, इसी से 4E बना है, इसी से 5E बना है, इसी से 100E बना है, अगर इतना आवेश है तो उसमें भी तो ई शामिल है, 100E मिले हैं तब बना है ये आवेश। तो दुनिया का हर आवेश इसी ई से मिलके बना होता है। और इट मीन्स हम ये भी बता दें आपको कि जो आवेश है ना उसको तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे मान लो आवेश को हम ऐसे नहीं लिख सकते 1.5E, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं हम, इसको हम 1.4E नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे जो ई के पहले जो संख्या होती है वो एक पूर्णांक होती है, पूर्णांक माने पूरा का पूरा अंक होती है। जैसे 1E, 2E, 3E, 4E ऐसे हो सकता है, मतलब इसके पहले जो ये अंक होगा ये पूरा का पूरा होगा, दशमलव में नहीं होगा। अगर दशमलव में हो गया 1.4E तो ये गलत है, ठीक है। इसका मतलब इस ई को हम टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। ई को हम तोड़ नहीं सकते हैं, यानी ई जो ई है ई को हम विभाजित नहीं कर सकते, इसी को बोलते हैं क्वांटीकरण, इसी को क्वांटीकृत बोलते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपको क्वांटीकरण अच्छे समझ में आ गया तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो मैंने इसका एक वीडियो बनाया है, ठीक है, कि क्वांटीकरण क्या होता है, क्वांटीकृत क्या होती है। तो अब जाके उस वीडियो को देख लेंगे तो ये जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब आगे क्या कह रहा है कि स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, इसकी उपेक्षा करना, उपेक्षा माने इसकी बुराई करनी है, बहुत ही सिंपल है बुराई करना। देखो स्थूल माने होता है बड़ा, एक होता है स्थूल, एक होता है सूक्ष्म। सूक्ष्म माने छोटा, स्थूल माने बड़ा। स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर, यानी बड़े पैमाने पर अगर आवेश का इस्तेमाल कर रहे हो तो जाहिर सी बात है ये जो ई है ना ये बहुत छोटा आवेश है, बहुत मूल आवेश को बोलते हैं। इसकी वैल्यू जो होती है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम होता है। बाकी अगर बड़ा पदार्थ है तो उसमें बड़ा आवेश होगा। बड़ा आवेश माने क्या, जैसे 5E 10E ऐसे होगा ना, यानी इसकी तुलना में जो बड़े वस्तु पे जो आवेश होगा वो बहुत बड़ा होगा। तो आप कह सकते हो, इसकी उपेक्षा करना है तो आप कह सकते हो कि जो मूल आवेश है ई, क्वांटीकरण की उपेक्षा करना है तो आप कह सकते हो कि जो ई है, हम लोग जानते हैं कि आवेश को विखंडित यानी तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन अगर बड़े वस्तु की बात करें तो बड़े वस्तुओं पर जो आवेश होता है उसकी तुलना पर ये आवेश क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तो अगर आप किसी को छोटा बोल देते इसका मतलब आपने उसकी बुराई कर दी, ठीक है, और बुराई कर दी इसका मतलब उसकी उपेक्षा हो गई, ठीक। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन 1.4 यानी क्वेश्चन 4 भी देख लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन 5 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि जब कांच के छड़ को रेशम के टुकड़ों से रगड़ा जाता है, ठीक है, तो दोनों पर आवेश आ जाते हैं। इस प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी परीक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह परीक्षण आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। देखिए आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि आवेश संरक्षण का मतलब होता है नियत। मैंने इसका एक वीडियो बनाया है, तो अगर आपने आवेश संरक्षण नियम आपको नहीं मालूम तो जाके उसको आप अच्छे से देख लीजिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए आवेश संरक्षण मतलब होता है नियत, आवेश नियत होता है, इसी को बोलते हैं आवेश संरक्षण का नियम। अब नियत का मतलब जो पहले आवेश हो वही बाद में भी हो, वही आज भी हो, कल भी हो, परसों भी हो, 10 साल बाद भी हो, तभी तो कहेंगे वो नियत है, नहीं बदल रहा है। तो चेक कर लेते हैं। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा गया। देखिए मान लीजिए हल्का सा, ये मान लीजिए कांच का छड़ है, ये मान लीजिए रेशम है, तो ये कांच है ये रेशम है। स्टार्टिंग में इसका आवेश 0 है, इसका भी आवेश क्या है 0 है, लेकिन जब दोनों को रगड़ोगे तो कुछ आवेश इस पर भी पैदा होगा, कुछ आवेश इस पर भी पैदा होगा। आइए इस पे जो आवेश पैदा होगा, मान लो एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव पैदा होगा, तो मान लो इस पे -3 पैदा हुआ तो इस पे क्या होगा, +3 पैदा होगा। क्यों? क्योंकि जब रगड़ोगे तो किसी में से इलेक्ट्रॉन निकल के किसी में चला जाएगा। जैसे मान लो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके या इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला गया, तो जब चला गया तो दोनों पे आवेश पैदा हो गया। अब 3 इसके पास चला गया इसलिए ये निगेटिव हो गया, ये ऋणी हो गया, और इसने दिया इसलिए ये धनी हो गया +3 का, ठीक है। लेकिन अगर हम दोनों के आवेशों को अब जोड़ें तो ये क्या है -3 है और ये क्या है +3 है। जोड़ोगे तो कट जाएगा, क्या आएगा 0। लेकिन यहाँ पे भी दोनों आवेशों को जोड़ोगे 0 + 0 तब भी क्या आएगा 0। यानी स्टार्टिंग में जब दोनों को रगड़ा नहीं गया था तो उनका कुल आवेश क्या था 0,
लेकिन रगड़ने के बाद भी इनका कुल आवेश क्या है, 0। तो जो आवेश पहले था वही अब भी तो है। तो आप कह सकते हो कि आवेश संरक्षण, आप कह सकते हो कि कांच और रेशम को रगड़ने के पहले उनका कुल आवेश 0 था, रगड़ने के बाद भी उनका कुल आवेश 0 है, अतः इसी को बोलते हैं आवेश संरक्षण का नियम। और ये आप आवेश संरक्षण के नियम से पूरी तरीके से क्या होता है, मतलब पूरी तरीके से ये आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन 1.5 भी हो गया। तो चलते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं 1.6, लेकिन रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी पहले से बड़ा हो चुका है। तो आज की वीडियो में रहते हैं क्वेश्चन में 1.5 तक ही, यानी क्वेश्चन 5 तक ही रहने देते हैं। बाकी अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्वेश्चन 5 के बाद, यानी 6 के आगे जितने भी क्वेश्चन उसको पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो अगर अगला वीडियो आपको नीचे कहीं दिख रहा है तो वहाँ से आप देखिए पढ़ लीजिए, नहीं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको इनमें से कोई भी कुछ समझ में नहीं आया तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, सबके लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। और आप लोग अपना प्यारा बनाए रखिए।